आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे मिथ्स और मिस्टेक कि जिनकी वजह से हमारे गेन्स रुक गए हैं। हम ऐसी बातों पे बिलीव कर रहे हैं या ऐसी बातों को फॉलो कर रहे हैं कि जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक चुकी है। नंबर 1 पे आता है मोर सेट्स मोर ग्रोथ। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ज़्यादा सेट्स करेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ओवर ट्रेनिंग। हमारी बॉडी जब भी किसी जगह पे जाकर रुक जाती है, हम उसका सोल्यूशन अपने वर्कआउट में ढूंढते हैं और सोल्यूशन के तौर पे हम क्या करते हैं, हम अपने वर्कआउट में सेट्स बढ़ा देते हैं या रेप्स बढ़ा देते हैं। अब इससे होता क्या है, एक तो हमारी जनरल फटीग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी वर्कआउट ख़त्म होने के बाद भी जब आप अगले दिन सो के उठते हो तब भी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट होती है। उसकी वजह से हमारी जो एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं और कैटाबॉलिक स्टेट में हमारी बॉडी ज़्यादा रहने लग जाती है। कैटाबॉलिक हार्मोन्स वो राइज कर जाते हैं। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए, तो हमारे जो टेस्ट लेवल्स हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं और कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये जब भी बढ़ेगा आपके टेस्ट लेवल ड्रॉप कर जाएंगे और इस सिचुएशन में रिजल्ट क्या होगा कि आपका मसल लॉस हो जाएगा और वो कोई भी नहीं चाहता कि मेरा मसल लॉस हो। तो सोल्यूशन ये है कि आपको उतनी ही ट्रेनिंग करनी है जितनी से आपकी बॉडी नेक्स्ट वीक तक या नेक्स्ट ट्रेनिंग तक रिकवर कर पाए। अगर आप अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन करोगे, उससे ग्रोथ होगी या नहीं होगी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात की गारंटी जरूर है कि आपका मसल लॉस हो सकता है। आपकी जनरल लाइफ जो है, नॉर्मल लाइफ, वो सफर कर सकती है। हमें बॉडी को स्ट्रेस देना है, हमें बॉडी को ट्रेन करना है, लेकिन उसकी प्रोग्रेस के हिसाब से। इसीलिए हर बात का सोल्यूशन यही बोला जाता है कि आपको बॉडी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब क्या है, अगर स्टार्ट में आपकी बॉडी को थोड़े वर्कआउट की आदत है, उसके बाद आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, आपकी बॉडी ग्रो कर जाती है, मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, तो जितने वो स्ट्रांग हुए आपको उस हिसाब से बॉडी पे स्ट्रेस डालना है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ आपने सीखा आप सारा दिन एक ही दिन में कर दो। तो नेक्स्ट वर्कआउट से आप अपने आप को उतना ही ट्रेन करो जितने से आपकी बॉडी इजीली रिकवर कर पाए। दूसरा मिथ या मिस्टेक जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है वो है फील बर्न टू ग्रो, या इसके साथ मिलती जुलती आपको एक बात और बताऊं तो वो है नो पेन नो गेन वाली जो लाइन है। असल में जब हम वर्कआउट करते हैं, जो हमें वो बर्निंग सेंसेशन फील होती है, वो रिजल्ट होती है कि हमारी बॉडी में, हमारे उस मसल पार्ट में लैक्टिक एसिड बिल्ड हो गया। अब लैक्टिक एसिड एक चीज को ट्रिगर करता है जिसको बोलते हैं एनाबॉलिक कैस्केड। एनाबॉलिक कैस्केड क्या है, ये इंड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन्स को, लेकिन अपने उस मसल पार्ट में बार बार लैक्टिक एसिड के लेवल्स को एलिवेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। वर्कआउट करने की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे ड्रॉप सेट्स हैं, जॉइंट सेट्स हैं, सुपर सेट्स हैं, लेकिन बर्न फील करने के लिए अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज एक ही वर्कआउट में या रेगुलरली इनको यूज करते रहोगे तो आपको बर्न तो फील होगा लेकिन ग्रोथ नहीं मिलेगी उसमें आपको। तो आपको अपनी ट्रेनिंग को लिमिटेड रखना है और अपनी ट्रेनिंग को अपनी बॉडी के हिसाब से रखना है। एक नॉर्मल जिम गोर के लिए, एक नेचुरल लिफ्टर के लिए 45 से 60 मिनट का वर्कआउट बहुत होता है। इससे ज्यादा अगर आप ट्रेन करते हो अपनी बॉडी को हाई इंटेंसिटी के साथ, तो मुझे लगता है कि आप ओवर ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हो, जिससे आपकी बॉडी नेक्स्ट वर्कआउट तक रिकवर नहीं कर पाएगी। तो ट्रेनिंग को एक हिसाब से करो और चीज़ों को समझ के करो। अब तीसरी यहाँ पे जो मिस्टेक आती है वो है वेस्टिंग टाइम विद रॉन्ग एक्सरसाइजेस। अब इसका मतलब ये है कि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं कि जो देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं या बहुत फैंसी लगती हैं, लेकिन वो हार्डली कोई रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें हम डंबल्स या वेट्स को इस तरह से पकड़ते हैं कि ग्रेविटी जो है उसको अपनी तरफ पुल कर रही होती है नीचे की तरफ, लेकिन हम वेट्स को मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली। इस तरह की जो एक्सरसाइज हैं ये थोड़ी सी गलत समझी जाती हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस तो डालती हैं हमारी बॉडी पे या हमारे जॉइंट्स वगैरह पे, लेकिन हाइपरट्रॉफी के एतबार से ये कोई खास रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करती। अब दूसरी यहाँ पे बात आती है, लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि हम बारबेल से वर्कआउट करें, हम डंबल से करें या केबल से करें या हम मशीन्स पे जाएं, कौन सा बेस्ट है। बात यह है कि हर मशीन की, हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है और अपना एक तरीका है। कुछ चीज़ें हैं जो बारबेल पे ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, मशीन्स पे नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें हैं जो डंबल्स पे हो सकती हैं, केबल्स पे नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें हैं जो केबल्स पे हो सकती हैं, लेकिन फ्री वेट्स को हमेशा सुपीरियर माना जाता है मशीन्स से, स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने में भी और हाइपरट्रॉफी में भी। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ सस्काचेवन में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बारबेल स्क्वाट पे। बारबेल स्क्वाट की गई थी स्मिथ मशीन पे और बारबेल स्क्वाट की गई थी फ्री वेट्स पे, यानी फ्री बारबेल पे। जो फ्री बारबेल से स्क्वाट परफॉर्म की गई थी उसमें मसल एक्टिवेशन 43% तक ज्यादा थी।
दूसरी एक स्टडी कंडक्ट की गई थी दूसरी यूनिवर्सिटी में, उसमें रिसर्चर्स को रिजल्ट ये मिला था कि अगर बेंच प्रेस परफॉर्म की जाए स्मिथ मशीन पे या बेंच प्रेस परफॉर्म की जाए फ्री बारबेल से, तो फ्री बारबेल में ज्यादा अपर बॉडी के मसल एक्टिव होते हैं रादर देन स्मिथ मशीन। अब होता है क्या कि जब हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं फ्री वेट से, उसमें हमारे कुछ सपोर्टिव मसल काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बेंच प्रेस की एग्जांपल दूं, तो जब हम बेंच प्रेस में लेटते हैं और वेट को अपनी तरफ नीचे लाते हैं, तो इसमें हमारा चेस्ट का मसल तो काम करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा फ्रंट डेल्ट भी काम करता है। जब हम इसको वापस पुश करते हैं हमारा ट्राइसेप काम करता है, हमारा रियर डेल्ट काम करता है, फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ लगती है और उसके बाद हमारी ग्रिपिंग होती है। इस तरह से फ्री वेट्स को सुपीरियर समझा जाता है मशीन से। अब बात यहाँ पे ये आती है कि फ्री वेट जो एक्सरसाइज हैं वो बहुत सारी हैं, लेकिन सारी फ्री वेट एक्सरसाइजेज सेम नहीं है। अब इनमें जो सुपीरियर हैं वो मोस्टली कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं, जैसे हमारी बेंच प्रेस हो गई, हमारी स्क्वाट्स हो गई या हमारी डेडलिफ्ट्स हो गई, क्योंकि हमारी बेंच प्रेस में चेस्ट के अलावा बहुत सारे मसल काम करते हैं, हमारी डेडलिफ्ट में हमारी बैक के अलावा और बहुत सारे मसल काम करते हैं, हमारी स्क्वाट्स में हम परफॉर्म करते हैं लेग्स के लिए, लेकिन लेग्स के अलावा भी उसमें दूसरे मसल भी शामिल होते हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी के लिए कंपाउंड मूवमेंट सुपीरियर है। अब कंपाउंड मूवमेंट सुपीरियर मानी जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आइसोलेशन मूवमेंट जो है वो बिल्कुल बेकार है। कुछ आइसोलेशन मूवमेंट्स भी हैं जो बहुत काम की हैं, जिनके बगैर हम अपने वर्कआउट्स भी कंप्लीट नहीं कर सकते, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम बाइसेप को ट्रेन करने के लिए डंबल कर्ल्स करते हैं, या हम लेग्स को ट्रेन करने के लिए, क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए हम लेग एक्सटेंशंस भी करते हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल हैं। हर एक्सरसाइज की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर आपका जो वर्कआउट प्रोग्राम है वो इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया कि उसमें कंपाउंड मूवमेंट्स हों, तो फिर आपको अपने वर्कआउट को चेंज करने की जरूरत है। सोल्यूशन ये है कि आप जो भी वर्कआउट प्लान फॉलो करते हो उसमें ज्यादातर कंपाउंड मूवमेंट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन मूवमेंट्स उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए, लेकिन आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर आपका वर्कआउट प्लान पूरा का पूरा आइसोलेशन मूवमेंट से भरा हुआ है तो हो सकता है आपको थोड़े बहुत गेंस मिल जाएं, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा आपके गेंस एक जगह पर जाकर रुक जाएंगे, दोबारा वापस आपको कंपाउंड लिफ्ट्स पे आना ही पड़ेगा। तो कोशिश करो कि आप शुरू से ही कंपाउंड मूवमेंट की प्रैक्टिस करो और अपने आप को उनमें मास्टर करो। तो ये कुछ मिथ्स और मिस्टेक थे जिनकी वजह से हमारे गेंस रुकते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, इंशाल्लाह जल्दी इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा, उसमें हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी चीज़ के बारे में चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।